अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये वो मुकाम है, ये वो बदनसीब नस्ला टावर का प्लॉट है जिसके ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूं। यहाँ अगर बात करें कि सन 2015 से पहले और 16 से पहले यहाँ 15 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसके अंदर 4 मंजिला की पार्किंग थी और उसके बाद 44 घराने जो थे वो आबाद थे। किसी ने खूब कहा है, बल्कि मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब का ये बड़ा ख़ूबसूरत शेर है कि वो कहते हैं कि जनाब मैं अपना खून किसके हाथ में तलाश करूं, इस शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो बात यह है कि जनाब एक कलम जुम्बिश से इस 15 मंजिल इमारत को जो है वो 70 रोज़ के अंदर ज़मी बोस कर दिया गया और यहाँ के रहने वाले अपने आशियाना को छोड़ के चले गए और वो देखते रहे कि आखिरकार ऐसा क्या बुरा हुआ था उनके साथ या किसकी उनको नज़र लग गई कि इस नस्ला टावर को जो है वो गिरा दिया गया। अब आप ज़रा इसका महल वकूअ देख लीजिए। जिस मुकाम पे हम खड़े हैं ये है नस्ला टावर का वो प्लॉट। इससे कबल इसके बराबर में ये सिटी बैंक्वेट हुआ करता था, अगर आप लोगों को याद हो, जो कि अब मेरे ख्याल से उसका भी सौदा हो गया और वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जारी है। सामने मेरे शार फैसल है और मेरे दाएं बाजू पर इस वक्त जो है शार कायदीन चल रहा है। मामला था 780 गज ज़मीन का, जिसके बाद चीफ जस्टिस साहब जस्टिस गुलजार अहमद ने जो अपना वर्डिक्ट दिया था कि ये वो जगह है, ये वो मुकाम है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये वो रोड वो कहते थे कि जनाब यहाँ से ये रोड निकलता है और इस मुकाम के ऊपर जो है ये 780 गज ज़मीन के ऊपर जो है वो नस्ला टावर खड़ा कर दिया गया था, जो कि उस वक्त की सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी जो थी ये उन्होंने उनको अलॉट किया था। उनका कहना ऐसा है, जो कि बिल्डर है, और उन्होंने ये जगह उनको दे दी और उन्होंने इसको तामीर कर दिया। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये जो सोसाइटीज़ का कानून है और उसमें बैठने वाला वो सोसाइटी का सेक्रेटरी, वो जो चाहे वो इस वक्त अपनी इस ज़मीनों की हेर फेर के अंदर अपना कानून बनाए बैठे होते हैं। जो दिल चाहा, जिसको दिल चाहा ब्लैकमेल किया, जिसकी फ़ाइल चाहिए नहीं चाहिए उसको दबा दिया, उसको जलील किया, उसको ख्वार किया, उसका रुसवा किया, उसकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करा दिया। ये तमाम चीज़ें शहर में हो रही हैं और सोसाइटी के लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। ये भी लोग कहते हैं, ये हमारे पास हमें बेतहाशा लोगों ने ये कंप्लेन करी कि सोसाइटी के लोग मुलव्वस होने के साथ साथ और सरकारी जहाँ पे इसके ज़मीन के कागजात होते हैं वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये मामला कुछ और है, इसके ऊपर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। बात सारी ये है कि इधर के रहने वालों को हमने बुलाया है, ज़रा उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अब जब एक आईनी अदालत ने कहा कि ये जो उस वक्त के ऑर्डर थे अदालत के वो गैर आईनी थे, इदारों का काम है, इदारे आएँ, इदारों ने जो काम करना था वो अपना काम करें, सब अपनी हदूद में रह के अपना काम करें। सलाम है उन लोगों को जो उस वक्त इनके साथ खड़े थे और वो अपनी बात पे कायम थे। अब भी वो लोग खड़े हैं और बात कर रहे हैं कि हम लोग कायम हैं। ज़रा आज सब लोगों से बात करेंगे, आबाद भी जाएंगे, आबाद के चेयरमैन से बात करेंगे, यहाँ के रहने वालों से बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात चलें। जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इस नस्ला टावर में रिहाइश पजीर जो लोग हैं काफ़ी 44 ख़ानदान यहाँ आबाद थे। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें कितने लोग अब रहे या नहीं रहे वो भी मालूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ख़ुद रहने वाले जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली भाई वो यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल कादिर भाई वो यहाँ मौजूद हैं, और ज़रा इनसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार वो क्या दिन थे जब हम यहाँ मौजूद होते थे। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, कहते थे कि जनाब यहाँ पे इदारों का जो काम है उनको करने दीजिए। जो ख़ुद उस वक्त के वज़ीर जो थे वो भी यही कहते थे कि हमारा काम है, उसको हम देख लेंगे। लेकिन अदालत का ये फ़ैसला था और वो उन्होंने कहा कि 70 रोज़ के अंदर ये बिल्डिंग जो है उसको गिरा देना चाहिए। और ये 15 मंजिला बिल्डिंग जो थी उनमें ये कहाँ आबाद थे, क्या उस वक्त के वाक़या, ज़रा हमसे जान लेते हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर ये एक कल आईनी अदालत की जानिब से एक फिर फ़ैसला आ गया जिसके अंदर कहा जा रहा है कि तमाम इख्तियारात हुदूद में रह के तमाम इदारे काम करें। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये इस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी थी जब ये सब
केस निपट गया, आप लोग बेघर हो गए, आपसे आपके आशियाने छिन गए, लेकिन ये फिर ये ऑर्डर आया, कुछ आपके समझ में आया ये हुआ क्या है? नहीं सर, समझ में तो कुछ नहीं आता। पाकिस्तान में कोई चीज़ समझ में आने वाली ही होती है। उसकी वजह ये है ना सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फैसला अभी आया, ये अगर उस टाइम पे आता तो कम से कम घर तो बच गए होते। जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजियां लगाई इधर, उनके सारी पूंजियां बिखर गई। सही है। और सबसे बड़ी बात ये सर कि ये कोई आम रोड नहीं है सर। वे भाई, आप अगर कोई कहे कि कोई सोसाइटी के अंदर, गली के अंदर कोई ये प्लॉट खड़ा हो गया जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था, तो एक बात समझ आती है। सर, मेन प्रोटोकॉल रोड है, कराची का दिल है ये रोड, शहर फैसल। इसके ऊपर जब ये बिल्डिंग खड़ी हो रही थी, जब ये लोग कहाँ थे? मेरा उस टाइम पे भी एक ही सवाल था कि जब ये बिल्डिंग खड़ी हो रही थी, जब ये कहाँ थे? तो आज इस फैसले की क्या वजह बनती है, मेरे समझ से बाहर है। तो ये जो 780 गज जो कहा जा रहा है, ये 78 गज बल्कि 780 गज का जो मसला है, वो आप उसमें आबाद थे, और 80 गज का कोई मामला था इसका? नहीं, मसला ये था सर कि ये जो गली है जहाँ हम इस मुकाम पे, नहीं, ये रोड कह रहे थे ना, ये गली बंद हो गई। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेटजी बताता हूँ। टोटल ये जगह जो बनी हुई थी वो 1100 के ऊपर बनी हुई, ठीक है, जिसमें 780 की हमारे पास लीज थी, ठीक है, और अलॉटमेंट थी सिंधी मुस्लिम की 284 की, समझे ना। ये हो गया 1060 स्क्वायर यार्ड्स, और 50 या 60 गज की जो ज़मीन थी वो सिंधी मुस्लिम ने हमें एक्स्ट्रा अलॉट की थी, जिसके उन्होंने हमसे बिल्डर से पैसे लिए थे, जिसके पे ऑर्डर्स की कॉपीज तक मौजूद। सही है। अब सबसे पहले तो ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जगह जो है वो नाले पे बनी हुई है। ये उस केस को कोर्ट करते हुए हुआ था जो नेमतुल्लाह खान साहब ने किया था। सही है कि भाई हमने ये सर्विस लेन थी ना, वो जस्टिस गुलजार, हाँ, जस्टिस गुलजार नेमतुल्लाह खान के टाइम के। अच्छा, नेमतुल्लाह साहब के टाइम पे ये उठा था केस? ये केस नहीं उठा था, नेमतुल्लाह खान साहब ने एक पिटीशन दायर की थी जो सिटी काउंसिल के जो नाजिम थे कराची, नाजिम थे कराची के, उन्होंने ये एक पिटीशन दाखिल की उनकी दाखिल पिटीशन थी। हाँ, उनकी दाखिल पिटीशन पे सो मोटो एक्शन लिया गया। ओके, कि जो भी जगह नाले पे बनी हुई है, पार्क पे बनी हुई है, उन सबको ख़त्म किया जाए। तो इसके रहते सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया। सो मोटो एक्शन में ये कहा गया कि भाई ये जगह जो है ये नाले पे बनी हुई है। जब उसको चेक करवाया गया तो वो नाले पे ये जगह बनी हुई नहीं थी। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई इसकी लीज दें हमें। अब लीज 784 गज की जो लीज थी वो हमने कोर्ट में सबमिट कर दी। जो 280 समथिंग जो गज थे ना, वो पूरे पट्टे को अलॉट हुए थे सिंधी मुस्लिम की तरफ से, जब ये शाराय कराची हुआ करता था, शाराय फैसल से पहले। तो उसको हमने ऐड करवाया, लेकिन चूँकि केएमसी और सिंधी मुस्लिम का एक इशू चल रहा था, कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट चल रहा था, उसके लिए वो हमारी लीज में अटैच नहीं हुआ। समझे ना। जेन्युइनली हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड वाइज, हर चीज़ एक चीज़ पूरी थी। जो फैसला आने के बाद सिंधी मुस्लिम ने भी कंफर्म किया कि भाई लेटर दे के हमें कि भाई ये जगह आपकी ऑथेंटिक है और ये जगह के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है कि ये गलत है या कुछ। ये जो रोड बंद किया, आप लोगों ने घर बुक कराए थे उस वक्त, ये सब चीज़ें आप लोगों ने भी चेक की? जी बिल्कुल। या ये केस उठने के बाद पता चला? नहीं, ये केस उठने से पहले, जब देखिए मैं आपको बात बताऊँ, जब सब मैप्स कानूनी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो जाती है तो SPCA एक एडवर्टाइजमेंट देता है न्यूज़पेपर के अंदर बिल्डर की तरफ से। तो वो एडवर्टाइज पढ़ के जब हम लोगों ने बुकिंग कराई तो सब NOC'याँ मौजूद थी, सब चीज़ें मौजूद थी, सब कागजी जो कार्रवाई थी वो हो चुकी थी। सही है। इसके बाद हम लोगों ने ये जगह खरीदी, बुकिंग करवाई। उस वक्त आप लोगों ने ये एक फ्लैट किस कीमत में ख़रीदा था? भाई बुकिंग के दौरान हमने 1,35,00,000 रुपए में 3 बेड खरीदा था, और उस टाइम पे तकरीबन 90 लाख रुपए का वो था। सही है।
90 लाख ओन था, 90 लाख रुपए का 2 बेड था 2 बेड था। जी। एक 35 का 3 बेड था और 90 लाख रुपए का 2 कौन से बेड। सन की बात कर रहे हैं आप? ये सर मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की 13-14 की। जी। तो 13-14 के अंदर जब हमने बुकिंग करा, इसके बाद ये खड़ा हुआ नासला टावर। जब तक ये खड़ा होता गया, मेरे को नहीं लगता है कि रातों रात ये खड़ा होगा। 15 मंजिला बिल्डिंग है, कोई फूक मारी और ये खड़ा हो गया। हमने ना, ये तो है नहीं, प्रोटोकॉल रोड है, सही है, यहाँ से हर कोई आता जाता है, बिल्कुल ऐसे, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉरेन डेलीगेट हो, बिल्कुल ऐसे। समझे ना, चाहे वो पाकिस्तान पे जब आएंगे, जब भी आते हैं चीफ ऑफ आर्मी सर आपने अभी एक सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन टावर खड़ा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, हुआ है, वो बिल्कुल खड़ा हुआ है। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद नस्ला टावर को बुनियाद बना के हो सकता है कि वो भी गिर जाए, लेकिन अब ऐसी आप ही के ख़िलाफ़ आपकी जो काम हुआ, वही अदालत ने जो है कहा कि वो गैर आइनी हुआ है, गैर कानूनी हुआ है, या जिस तरह आप काम था वो नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब है वो तो बच गया। नहीं सर, पाकिस्तान में जो रहते हैं ना, उनको सिर्फ जो पावरफुल आदमी है ना, उनको पाकिस्तान में रहने का हक है, आम आवाम को नहीं है, क्योंकि ये आवाम का पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ ताकतवर लोगों का पाकिस्तान है। मैं तो सर एक बात बोलूँगा कि कराची वाला हर जगह पिस ही जाता है, पता नहीं हमारे शहर को किसकी नज़र है, किस चीज़ की नज़र खा जाती है कि यहाँ के रहने वाले का घर भी जो है वो अपना नहीं, यहाँ की ज़मीन भी वो अपनी नहीं, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं, लेकिन तमाम सहूलियात जो हैं बाकी पूरे सबको मिल जाती हैं, हमारे पास तो चलने के लिए सड़क तक नहीं बची। सर मैंने आपको पहले कहा कि कराची जो है ना, पाकिस्तान का दिल है। 80% सर, टू 90 दिल के साथ हुआ क्या है ये सर भी तो मैं देखिए। आपको दिल यही के बता रहा हूँ ना, दिल में रहने वालों के साथ क्या नहीं हुआ है? सर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 90% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर लावारिस है, ठीक है, समझे ना सर। ठीक है। ना आपके पास पानी है, ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास सड़कें हैं, आपके पास कुछ नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं को रहने का हक है। अब क्या होगा सर, क्या समझते हैं? अब क्या होगा सर, अभी हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जहाँ 4 साल हमने बर्दाश्त किया है, वहाँ 4 साल और बर्दाश्त कर लें और हमारे को हमारा घर वापस मिल जाए। कौन देगा? ये अब कोई भी दे, या हमारे सुप्रीम कोर्ट दे, या हमारे चीफ जस्टिस साहब दे, या हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जो सिंध को संभाले हुए हैं, वो दें, या वफाक दें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अली भाई। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद जो यहाँ पे रहने वाले हैं ज़रा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब इस आइनी फैसले आने के बाद वो कैसा देख रहे हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब अब्दुल कादिर भाई से ज़रा बात कर लेते हैं। उस वक्त जब ये तमाम मामलात हो रहे थे तो आपने कमेटी भी बनाई हुई थी, आप उसको देख भी रहे थे। अब जितने यहाँ पे रहने वाले हैं वो राब्ते में हैं आपके अब्दुल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे राब्ते में हैं। हमारी मंडे को इंशाल्लाह इस सिलसिले में मीटिंग भी है, देखें क्या लामिल तैयार होता है। सही है। हमारी तो फ़िलहाल समझ में ये कुछ नहीं आ रहा है कि ये फ़ैसला आया किस टाइप का फ़ैसला है। अगर ये फ़ैसला करने उस वक्त कहाँ थे जब ये गिराया जा रहा था? उस वक्त तो यही टीम थी, यही सुप्रीम कोर्ट थी। आइन अगर अभी आइनी कमेटी अगर बनी है, उसने जो डिसीजन लिया है, तो हम तो यही चाहेंगे कि ठीक है वो फ़ैसला गलत हो गया, गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें प्लाट हमारा है, हमें इस तरह की बिल्डिंग बना के हमें वापस जो है वो दी जाए। अच्छा, अब इसमें आपके पास जब ये वाक़या हो गया उसके बाद क्या अब आपके हिस्से में क्या आया? जो फ्लैट में रहने वाला है ये कराची, फिर एक बराबर में देखें एक और टावर खड़ा है, ये वो शादी हॉल हुआ करता है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये भी एक टावर बनने जा रहा है। तो जो इस बिल्डिंग में रहता है उसके हाथ में फिर आता क्या है? सर इस बिल्डिंग में जितने भी हमारे अफराद रह रहे थे बेचारे सब जो है ना रेंट पे गए हैं, बहुत मुश्किल हालात गुजर रहे हैं। एक हमारी खातून जो है PIA की एक्स रिटायर थी, वो उनकी इस सिलसिले में डेथ भी हो गई थी, वो याद है। और भी बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, अभी तक स्टिल चल रहे हैं। किसी किस्म का कोई एक रेंट नहीं दिया। इन्होंने बाद वालों ने मैं वादा किया था कि हम आपको 3 महीने के बाद जितनी देर तक आपका कोई मसला हल नहीं होता, आपको जहाँ भी किराए पे जाएंगे आपको रेंट भी अदा किया जाएगा, लेकिन किसी किस्म से कोई अकोमोडेट नहीं किया। सर कौन बिल्डर से राब्ते में है? नहीं, बिल्डर तो उनकी तो डेथ हो गई, उनका तो राब्ते में नहीं है। नहीं, अबू बकर उसके चाचू गफ़ार साहब थे, वो भी राब्ते में नहीं है। उसके बाद कोई राब्ते में नहीं है बिल्कुल। तो
फिर ज़मीन के पेपर किसके पास होंगे? जिसके पास पेपर होंगे ज़मीन के, वो तो फिर जगह मिल्कियत उसकी ज़मीन है। के पेपर तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लाटियों की ज़मीन है, अच्छा। वो अब हम इसको सेल करेंगे तो जिस हिसाब से सेल होगी आपको पैसे देंगे। ये 4 साल से हमें यही कहा जा रहा है कि तो इनको अभी हम सेल होने वाली है। तो हमने तो सुना हसन बख्शी साहब ने बोला कि इस ज़मीन को मैं ख़रीदूँगा और मैं आबाद ख़रीदेगा और आबाद ख़रीद के यहाँ बनाएगा। और देखिए अभी क्या करते हैं, ख़रीदेगा तो बाद में ही पता चलेगा ना अभी क्या होता है। ख़रीदने के बाद वो फिर वो यहाँ बनाएगा, हमें देगा कि या हमारे जो पैसे हैं वो एडजस्ट करेगा। इस वक्त तो कोई पता नहीं है कि क्या करना है। फिर अब आप लोगों ने क्या, कहाँ पे रहे, अब क्या हो रहा है, किस किराए पे तरीके से? जाके रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो किराए पे रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल किराए पे। अभी भी किराए पे? अभी भी स्टिल किराए पे रह रहे हैं। तो अब जब ये ऑक्शन होने के बाद पैसे कुछ आज की मालियत से मिलेंगे या जितने आपने लगाए थे? जैसे मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा उस वक्त हमने बुकिंग में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का ये फ्लैट लिया था। तो अभी मिलने तो यही चाहिए, आज की वैल्यू को मिलने चाहिए। मेरे 2 फ्लैट थे, मेरा ख्याल है आज की वैल्यू पे दोनों को भी वो पैसे दे देते, फिर भी एक फ्लैट भी नहीं आएगा जो इस वक्त जो मार्केट की बात पोजीशन यही है। है। हाँ, अगर मार्केट- 3 लाख के 2 फ्लैट आप है। इसी के बराबर वाला ही अगर ये लीजिए, हाँ, ये ऐसे देखिए तैयार- ये तैयार हो रहा है इस वजह से 4.5 इनिशियल रेट रखा है। 4.5 4.5 करोड़ करोड़ का का एक फ्लैट है। एक फ्लैट की कीमत। अब बताएं, हम हमारे पैसे तो वैसे ही 50% रह गए हैं, तो इसको कैसे मैनेज होगा? सर हम तो ये तो जुल्म हुआ है ना, बिल्कुल जुल्म हुआ। अब क्या होने जा रहा है? अब पता नहीं क्या होने जा रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या। ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया है कि ये कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया, वो ऑर्डर गलत था, तो इसका तो बेहतरीन हल है, ठीक है हमें बना के तो दे। ये जिसने ऑर्डर बनाना है। अचानक आया कैसे? आपको कुछ समझ नहीं, कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं पता। अचानक हमने न्यूज़ में ही सुना है कि ये ऑर्डर आ गया जी, वो ऑर्डर गलत था और ऑर्डर कैंसिल हो नहीं तो गया। ये आईनी अदालत में किसी ने केस तो लगाया होगा ये ना? आईनी अदालत में हमने तो हमारी तरफ से आपने किसी ने किसी- नहीं लगाया। आपने नहीं, से हमारे किसी- किसी ने नहीं लगाया। ये किसी बिल्डर का केस? किसी बिल्डर नहीं लगाया होगा, डेफिनेटली किया होगा। उनको इसके मुतल्लिक इसको हमारे नाज़िला टावर को उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या किया हमारी समझ से अच्छा, बाहर है। आपके जहन आपने सुना है एक इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे बनी हुई है, शारा दस्तूर पे गड़ी हुई है, सबको मुंह चढ़ा रही है और सब उसके ऊपर बोल भी दिया गया इसको ये जो है गैर कानूनी है। लेकिन अब ये आने के बाद क्या होगा? बस वो क्या क्या कह सकते हैं। उस बिल्डिंग को खड़ा हुआ है, वो इतने सालों से खड़ी है। नासला उन्होंने एक हफ्ते में कह रहे हैं जी बम के साथ उड़ा दो। हाँ, नहीं अब तो नहीं उड़ा सकते ना, अब तो जिसका काम है वो करेगा वो ना। करेगा, अब बिल्कुल। तो अदालतों का काम ही नहीं है हाँ ये कहना। बिल्कुल सही बात है। अब तो ये कोई केस अदालत में चल ही नहीं सकता ना। अदालत ने बिल्कुल, बोला बिल्कुल भाई नहीं जो चल है वो लोअर अदालतों का काम है या बड़ी अदालतों का काम नहीं है कि कौन क्या करे। बिल्कुल सही बात है। अब देखें क्या होता है। अभी तो हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते में हमें हमारे साथ क्या ये सलूक करता ये है, प्लॉट क्या- आपका कहाँ तक था? मुझे थोड़ा ये प्लॉट ये हमारा पूरा से- जहाँ हम सेवन खड़े, आपका ये जो इशारा ये चल रही सर्विस रोड यहाँ तक मौजूद था। सर्विस रोड मौजूद थी या नहीं थी? हमारे जज साहब ने ये यहाँ पे सर्विस रोड नहीं थी ना? नहीं, पहले भी थी, ऐसे भी- एज इट थी। और ये गली ये थी? भी गली पूरी थी। तो ये फिर वो पूरा क्यों प्लॉट कह रहे थे कि ऐसे गली के ऊपर बना हुआ दिया? है। गली के तो ऊपर भी नहीं बना वो हुआ, कौन नाले सा के ऊपर भी नहीं बना वो हुआ। कौन से गज हैं जो इसका मामला था? वो 80 गज कहाँ का वो मामला 80 था? गज था, वो सिंधी मुस्लिम की लैंड थी। सिंधी मुस्लिम नहीं, ने वो एक्स्ट्रा कहाँ, लैंड वो दे दी। कौन सी जगह है? 80 आगे गज? फ्रंट पे थी। इस फ्रंट समीकरण कैसे? से पहले। आइए दिखाइए मुझे। तो इसका मतलब है कई ये सर जो यहाँ सर्विस से ये सर्विस रोड पूरा नहीं घूम रहा था, इस पर बिल्डिंग आ जाती थी। इसमें बिल्डिंग आई, लेकिन ये सर्विस रोड घूम रहा था, हमारी बिल्डिंग वहाँ नहीं थी। अरे सर लेकिन ये जगह बंद थी ना, ये जगह यहाँ से बंद थी। ये वाली सर्विस। ये मैं और ये इस रोड सर्विस की बात कर रहा इस रोड की बात कर रहे हैं। हमारा बिल्डिंग यहाँ थी, ये रोड थी। हूँ। ये यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं थी सर? यहाँ अंदर से छोटी गली थी। तो आपके दरवाजे पे जाती थी ना? नहीं, छोटी गली थी। गाड़ी तो खैर नहीं गुजर सकती, लेकिन छोटी गली थी। वही तो कह रहा वो हूँ। सिंधी- अब इस गली में और इस रोड इतना देखिए, बड़ा चौड़ा ये बना दिया सिंधी है। मुस्लिम के पास एक्स्ट्रा लैंड थी, उसने एक्स्ट्रा लैंड सेल की। सर ये गली इतनी चौड़ी उस वक्त मौजूद नहीं थी। नहीं थी, वो नहीं ये गली थी। ये जो गली है देखे ना, अब बात आ रही है कि ये इतनी चौड़ी गली तो नहीं थी। इतनी चौड़ी गली नहीं थी। नहीं थी ठीक ना? है ना? तो यहाँ पे बिल्डिंग आ गई थी। जो एक्स्ट्रा लैंड सिंधी मुस्लिम में दी, हम्म। वो एक्स्ट्रा लैंड की सिंधी मुस्लिम ने पैसे लिए। हमारे वकील साहब ने जज साहब को बोला ठीक है, एक्स्ट्रा लैंड सिंधी मुस्लिम अगर उसकी मालिक नहीं थे, उस सिंधी मुस्लिम को बुला के पूछ लें कि आपने ये जगह सेल क्यों किया। आपको नहीं लगता कि ये जो सोसाइटी वाले हैं या सोसाइटी का जो कानून है, ये सोसाइटी वाले ही इसके अंदर गड़बड़ ज़्यादा कर जाते हैं शहर के अंदर? मैं नहीं समझता कि ये सोसाइटी वालों का क्या अमल दखल है। जब इदारे मौजूद हैं तो सोसाइटियों के ऑफिस क्यों बने? ये सोसाइटी और इदारों को इसको सोल्यूशन करना चाहिए ना। आप, जब बिल्डिंग मैं सिर्फ आपकी हद तक पूछ रहा हूँ कि आप करप्शन कहाँ निकली सोसाइटी की? सोसाइटी की बिल्कुल मारा कौन गया? खरीदार मारा गया, बिल्कुल और हमेशा। वो जो पैसे जो सोसाइटी वाला था उसने भी उस वक्त पैसे जेब में ले लिए। उस वक्त के इदारों में जो लोग बैठे थे उन्होंने भी उन्होंने भी ले लिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बिल्कुल वाले सही। वो भी पैसे लेके चले गए। मारे आप लोग चले हमारे गए। हम लोगों पे
और जब ये बिल्डिंग बन रही थी उस वक्त ये सारी टीम जो NOCs हमें 20 मिली हैं वो कहाँ थी? यही तो हमारी समझ से आ रहा है कि वो 20 जो NOCs मिली हैं उस वक्त ये सारी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट या अदारे कहाँ थे? उन्होंने इसको क्यों इलीगल किया? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में शामिल सबसे पहले जो विक्टिम है, जो यहाँ के रिहायशी, उनका मौके पर आना ज़रूरी था। वो खुद कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हुआ हमारे साथ। और फिर 2000 आपका ये 2022-23 में तोड़ा गया, 21 में टूट गया था या 22 में टूटा? 21 नवंबर में टूट के ये बेघर हो गए थे। और आज 2026 के अंदर ये बात सामने आ रही है कि जनाब वो जो इक़दाम लिया गया था वो आईनी नहीं था या वो फ़ैसला सही नहीं था। ये बात तो अब समझ नहीं आ रही। लेकिन चलते हैं ज़रा आबाद के चेयरमैन से पूछते हैं कि उन्होंने ये एक दावा किया था कि ये ज़मीन अब जब कोर्ट से ऑक्शन होगी तो मैं या आबाद इसको ख़रीदेगा और इसको दोबारा तामीर करेगा। तो जब दोबारा तामीर होगी क्या इनको इनके घर मिल जाएंगे या इनको बेचने के बाद जो पैसे हैं वो इनको मिल जाएंगे? वो ज़रा चेयरमैन आबाद से ही जानते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम आबाद हाउस में मौजूद हैं। जैसे आपने देखा इससे पहले हम उस बदनसीब जगह पे मौजूद थे जो नस्ला टावर का प्लॉट था। वहाँ के जो रिहायशी थे वो भी हमारे साथ, उनकी बात आपने सुन ली। यहाँ आने का मकसद ये था कि कुछ गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ में हमारे चेयरमैन जो हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे भाई हैं हसन बख्शी साहब, उन्होंने कहा कि ये प्लॉट दोबारा जब ऑक्शन होगा जो कि कोर्ट के ऑर्डर पे ही होना है, और उन्होंने कहा हम ये ख़रीदेंगे। अब ये आबाद ख़रीदेगा, हसन भाई ख़ुद ख़रीदेंगे, लेकिन वो प्लॉट जो वहाँ के रिहायशी हैं वो कहते हैं कि कोर्ट से हमारी मिल्कियत है। अब उन्होंने जो वो अपना एक फ़्लैट उस वक्त लिया था 2016 में या 15 में या 12 में, वो उस वक्त इसकी कीमत थी 1,35,00,000 जो उन्होंने हमें बताया 3 बेड की, और 90 लाख रुपए का कोई 2 बेड का वहाँ पे फ़्लैट था। अब उस जगह की कीमत क्या हो गई है? क्या उनको वो जगह जब बन जाएगा या वो ज़मीन हसन भाई ले लेंगे तो क्या उनकी कीमत जो है वो उन लोगों को किस कीमत में मिलेगी, या उनको वापस घर मिलेंगे? वो आज भी रेंटल रहने पे मजबूर हैं, जबकि उनका ये कहना था, आबाद ने हमसे वादा किया था कि उनको रेंट के मद में पैसे भी दिलवाएंगे, उनको पैसे दिए भी जाएंगे। लेकिन लोग कुछ उसमें से हयात भी ना रहे, बिल्डर भी अब हयात नहीं है, उनका बेटा शायद सामने है। हसन भाई से भी जान लेते हैं। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, मेरी पूरी तमीज़ आपने सुन ली। क्या हुआ है ये, एक तो पहले ये बताएं, वहाँ रहने वालों को भी नहीं समझ में आया कि ये अचानक से इतने अरसे बाद 5 साल 2021 में ये टूट टाट के सब बराबर हो गई जगह, 4 साल बाद फिर अब पता चल रहा है कि जनाब ये तो फ़ैसला ही सही नहीं था, ये तो किसी इदारे ने अपने इख्तियार से ज़्यादा काम कर लिया और वो ज़मीं बोझ भी हो गए, वो लोग बेघर भी हो गए। हुआ क्या आखिर? क्या इसके पीछे भी आबाद है जो ये अभी नया वर्डिक्ट आया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये फ़ैसला जब ये केस चल रहा था, ये केस एक्चुअली एक लियारी की बिल्डिंग का था, मूसा लेन का। उन्होंने 2 फ्लोर एक्स्ट्रा डाले थे और वो लोअर कोर्ट। कौन सा वाला केस? ये जो अभी आया फैसला जिस? जी जी, अच्छा। ये लोअर कोर्ट से फ़ैसला हुआ, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से अपील फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और वो जस्टिस गुलजार साहब के पास पहुंची। जस्टिस गुलजार साहब ने ये केस सुनते सुनते टोटल। ये आप पुराने नस्ला टावर के केस की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नस्ला टावर कैसे आया ये आपको बता अच्छा, रहा हूँ। ये बता। ओके। ये एक लियारी की बिल्डिंग का केस था जो लोअर कोर्ट से उसने 2 फ्लोर एक्स्ट्रा डाल दिए थे, ठीक है। वो चैलेंज हो गए लोअर कोर्ट में, वहाँ से कोई रिज़ल्ट आया तो एग्रीव पार्टी चली गई हाई कोर्ट में, वहाँ से यकीनन कोई रिज़ल्ट आया होगा, फिर एग्रीव पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में ये केस हमारे जस्टिस गुलजार साहब के पास आ गया। सही है। वहाँ पर उसकी ऑन मेरिट हियरिंग होना शुरू हो गई। इसके दरमियान बात ये हुई कि कराची में तो बहुत सारी बिल्डिंगें नाजायज़ बनी हैं, कानून के ख़िलाफ़ बनी हैं, बग़ैर अप्रूवल बनी हैं, या गलत चेंज ऑफ लैंड यूज़ हुआ है। तो वहाँ पर जस्टिस गुलजार साहब ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा कि आज से कराची रीजन में तमाम अथॉरिटीज़ पे बैन है कि वो चेंज ऑफ लैंड यूज़ नहीं करेंगी, यानी रेसिडेंशियल से बिल्डिंग प्लॉट कमर्शियल नहीं होगा। 26 हालांकि डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड हैं और पूरे पाकिस्तान में कन्वर्जन ऑफ लैंड अलाउड है, उसका एक लीगल प्रोसेस है। वो अगर कोर्टल फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर लेते हैं तो आप चेंज ऑफ लैंड यूज़ कर लेते हैं। ये केस मज़ीद आगे चलता रहा, किसी का नस्ला टावर का जिक्र नहीं था।
इसमें फिर नस्ला टावर का जिक्र शुरू हो गया। नस्ला जो हमारे पे एक बैन लगाया, तो हमने कोर्ट में एक CMA फाइल की कि ये चूँकि हमारी ब्रेड एंड बटर है, हमें सुने बगैर आप कन्वर्जन पे बैन लगाने से पहले हमें सुने। खैर वो हमारी CMA अभी टेकअप हुई और उसमें ये फैसला हुआ। मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये जो अभी फैसला आया है जिस पे ये बताया गया है, जो आईनी बेंच ने सुना, वो आप लोगों की एप्लीकेशन? जी हमारी। मैं ये पूछना चाह रहा था। ठीक अच्छा, है। अब इसमें नस्ला टावर का क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ? अगर आप प्रैक्टिकली देखें कि इस डिसीजन से नस्ला टावर का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ है। ये डिसीजन नस्ला टावर का जो है वो तो कंप्लीट हो गया है, डिसीजन दे दिया गया और अपील भी मुस्तरद हो गई है, यानी वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। जो नस्ला टावर का इस डिसीजन से फ़ायदा हुआ है कि उनकी मॉरल विक्ट्री हुई है। मॉरल विक्ट्री क्या हुई है? उस मॉरल विक्ट्री से आपको क्या फ़ायदा, मुझे क्या फ़ायदा, और उस रहने वाले का तो आशियाना चला गया सर। जी मैं आपको बताता हूँ उसका क्या फ़ायदा। इस जजमेंट में क्या ऐसी चीज़ है? इस जजमेंट में जज साहब ने लिखा है कि तमाम कोर्टों को अपने पास जो मैटर है उस तक रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ कोर्ट लिखता है कि भले अच्छे इंटेंशन से ही सही, पर वो जो सुप्रीम कोर्ट थी वो अपनी डोमेन से बाहर निकल के उन्होंने फैसले किए। ठीक है। ठीक है, और जिसकी वजह से नुकसानात हुए। और वो तीसरी बात ये लिखता है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो काम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और उनके रेगुलेटर्स का चेक करना। पर ये भी क्लियर लिखते हैं कि किसी किस्म की इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम इस ऑर्डर के थ्रू उनको इजाज़त नहीं दे रहे, पर जो केस जिस बिल्डिंग के लिए आएगा उसके बारे में सुन के डिसीजन होगा, जनरलाइज डिसीजन नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि आज के बाद पाकिस्तान भर में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यस, ये एक सिमत तय हो गई कि आर्टिकल 184(3) में आप कोई भी चीज़ उठा लें और फैसला कर दें। दुनिया एक विजडम से यहाँ तक पहुँची है कि एक लोअर कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, कि लोअर कोर्ट में पहले एक केस चलता है, उस पर जिरा होता है, उस पर एविडेंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिसीजन होता है। अगर उसमें कहीं गलती होती तो अग्रीव पार्टी जाती है हाई कोर्ट में कि सर मुझे सुना नहीं गया, या मेरे वकील ने मेरा कहीं सही प्रेजेंट केस नहीं किया, या जज साहब से भी गलती हो सकती है। जज साहब बिल्कुल सही है, इंसान है, बशरी गलतियाँ होती हैं। सेकंड विंडो बोलते हैं कि दिया जाता है कि वो अपना केस प्रूव करे, और अगर वहाँ से भी किसी पार्टी के खिलाफ अगेंस्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी विंडो होता है जहाँ पर आप अपना केस बेहतर तरीके से प्लीड कर सकते हैं, और जो भी जजमेंट उसका आता है वो फाइनल। सर इस जजमेंट के बाद आपको पता है सबसे ज़्यादा बातचीत या चमगोयाँ कहाँ हो रही हैं? इस्लामाबाद में हो रही हैं। मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। ये वाली वर्डिक्ट के आने के बाद आपने नाम सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन 1 के नाम से एक चारे दस्तूर पे एक बिल्डिंग खड़ी है, जिसके लिए बड़ी हमने शोर सुना कि वो भी इलीगल है। उसके ऊपर आज तक पुलिस भी पहुंची, सब पहुंचे, लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि वो इतने पावरफुल लोगों का घर वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वहाँ की कीमत भी 20-20 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं। वहाँ पे फ्लैट की कीमत 20 करोड़ रुपए है। आप मुझे बता दिएगा कि अब जो मैंने सुना है क्या ये वाकई में इतनी की कीमत हो सकती है उस फ्लैट की? और वो अब उसको जो है वो एक कवर मिल गया, अब उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। कि क्या ये बात हकीकत है कि इस तरह के जो कोर्ट से अगर कोई ऑर्डर आ गया तो अब उस वाली बिल्डिंग को कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं स्पेसिफिक उस बिल्डिंग के केस की तो बात नहीं कर सकता, मुझे उसकी डिटेल नहीं पता है, बट मुझे अयाज भाई ये बात ज़रूर पता है कि जिस भी केस में लीगल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है और डायरेक्ट 184(3) आर्टिकल में उसको पिक कर देखें, आप अपने आप को उस शूज़ में डाल लें। आपका केस है, कभी आपका वकील सही नहीं जिरा करता है, ठीक है, तो आपको सेकंड ऑप्शन मिलना चाहिए ना, हाई कोर्ट। बिल्कुल। कभी कोई जज गलत इंटरप्रिटेशन कर देता है, सही है, तो आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज़ इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल 1 का केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पिक किया था और वो नीचे की प्रोसेस से नहीं हुआ आया है, तो मैं समझता हूँ उनको मौका मिलेगा भी और मिलना भी चाहिए इस जजमेंट के बाद, जिस किसी का भी केस हो, ताकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का काम पूरा हो। और अगर वो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सर, यहाँ पे लोग खड़े होकर बोलते हैं 70-80 दिन में बिल्डिंग यहाँ पे मुझे जो है ज़मीन बोझ चाहिए, तो
तो यहाँ के लिए मेयार कुछ और होता है, पूरे पाकिस्तान के लिए मेयार कुछ और होता है। कराची वाले बोलते हैं हम पूरा मुल्क, हम जो है इसका जो दिल है वो कराची है। ये उन लोगों के अल्फाज हैं जो उसमें रहते थे। वो कहते हैं हमारे साथ दोहरा मेयार। नहीं, देखिए मैं 3 मिसालें देता हूँ। एक मिसाल देता हूँ, 18,000 एकड़ ज़मीन जो बहरिया की पेनल्टी लगा के रेगुलराइज कर दी गई। उसके बाद मैं देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल 1 एवेन्यू 1 की, उस पर भी पेनल्टी लगाई गई और उसको रेगुलराइज कर दिया गया, अगरचे उन्होंने पेनल्टी नहीं भरी और बहरिया ने भी नहीं भरी। तीसरा बनीगाला की भी मिसाल देता हूँ, उस पर भी पेनल्टी लगाई गई और उसको भी रेगुलराइज कर दिया गया। तो अगर इन तीनों केसेस में बहुत बड़े और मजबूत और कनेक्टेड लोग थे, तो यही चीज़ क्या हम नस्ला टावर के रेसिडेंट्स को नहीं दे सकते थे, जिनका 60 या 100 या 125 गज़ लैंड वो कहते हैं कि सर्विस रोड इंक्रोच किया था। एक शहर में 2 मयार नहीं होंगे, एक मुल्क में 2 मयार नहीं, 2 कानून नहीं होंगे। ये बात उनकी नस्ला टावर वालों की अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मैं समझता हूँ कि इन पे भी पेनल्टी लगा के उनको रेगुलराइज कर देना चाहिए था, और अगर नहीं करना था तो एटलीस्ट उनका राइट ऑफ हियरिंग जो था लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में केस होता है ना तो चीफ जस्टिस साहब की जलाल की वजह से जनरली वकला इतना बड़े आर्गूमेंट्स नहीं कर पाते हैं जितना लोअर और हाई कोर्ट में टाइम मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम कम होता है, केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इसीलिए ये वेरियस स्टेजेस रखे गए हैं। ठीक हो गया। यहाँ अब मैं वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं ब्रेक देता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे मुझे मज़ीद थोड़ी बात करनी पड़ेगी, और वो ये कि अब अगर ये जब ऑक्शन होता है तो उसमें फिर आपका क्या इंटरेस्ट है और उससे फ़ायदा जो उसके रहने वाले हैं उनको क्या होगा। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद ये कम बैक नाज़रीन, हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आबाद हैं। सर, आपका जो बात चल रही थी वो अब ज़रा मुझे बता दीजिए ना, आप क्या करने जाएंगे अगर इसका कोर्ट की तरफ से ऑक्शन, पहले में तो किसी ने हिस्सा नहीं लिया। देखिए पहले में इसलिए हिस्सा नहीं लिया गया कि वो 700 गज का प्लॉट का ऑक्शन हो रहा था। ठीक है, और ये प्लॉट था 1100 कुछ गज का। ओके। इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड था और ऑफिशियल असाइनी कह रहे थे कि वो जो 100 गज या 150 गज निकलेगा उसका ऑक्शन अलग करेंगे। तो सब खरीदारों ने कहा कि अगर आप 700 गज एक को भेज देंगे और फिर 100 गज किसी और को बेचेंगे तो वो तो कोई इट डज नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस, कमर्शियल सेंस नहीं बनता। या तो आप ये लिख दें कि वो एक्स्ट्रा लैंड भी इसी रेट पे इनको दे देंगे। सो अब वो 70 गज का एक्स्ट्रा लैंड अलॉट हो रहा है और फिर शायद 100 गज का भी एक्स्ट्रा लैंड अलॉट हो रहा है। जब ये ऑक्शन होगा, अखबार में इश्तिहार आएगा तो बहुत सारे ऑक्शन परचेज़र होंगे, तो हमने कहा कि हम भी ऑक्शन परचेज़र होंगे और हमसे मुराद है आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। अगर ये टाइम पे ऑक्शन हुआ तो हम इसको परचेज़ करने में एज एन ऑक्शन परचेज़र इंटरेस्टेड है, और हम दोबारा यहाँ पर इंशाल्लाह ताला एक IT टावर बनाएंगे और उसका हमारे ख्याल से नाम आबाद नस्ला टावर ही रखेंगे। उसको आप कमर्शियल यूज़ में लेंगे? जी। तो जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। जो लैंड बिकेगा ऑक्शन से उसकी जो भी पैसे आएंगे, 1 अरब रुपए आए, 1.25 अरब रुपए आए, जो भी पैसे आएंगे, वो जब लैंड की साइज़ का तयन होगा ना तो मैं आपको रेट बता सकूँगा। इस वक्त क्या रेट है उस कॉर्नर का, उस शारा कायदीन, शारा फैसल टच करने वाला? मैं समझता हूँ 12 से 14 लाख रुपए गज़। अगर 12 लाख रुपए भी गज़ हुए तो ये 1 अरब 20 करोड़ रुपए हो गए। तो ये आप समझिए 3-3 करोड़ रुपए एक आदमी को मिल जाएंगे, 40 फ्लैट होल्डर्स को, जिनके उस कीमत में अब वो अपना घर ले सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल, तभी मैंने अपने तमाम बयानात में ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, इनके साथ ज़्यादती हुई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी हिस्सा डालना चाहिए, एंड एज एन टोकन ऑफ ग्रेस रिस्पेक्ट मैंने तो रिक्वेस्ट ये की है कि हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने भी इसमें कुछ ना कुछ अपने जेब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि लोगों को ऐसा लगे। देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। अगर ये जजमेंट में जैसे आज हम देखते हैं कि उनको राइट ऑफ हियरिंग नहीं दिया गया था, तो अगर ये भी अपना हिस्सा डालेंगे भले एज एन टोकन ही, तो लोगों क्या कुछ उन लोगों को ऐसा लगेगा कि तो आपको वैसे वहाँ जाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं। सिंध हुकूमत ने तो वैसे दोबारा आप लोगों को भी और इजाज़त तो मिल गई थी, इसके ऊपर से बैन तो हुकूमत ने भी हटा दिया था। आपको जो कमर्शलाइजेशन के ऊपर जो अपनी पूरी चीज़ें, आप 100 फुट का रोड होना ज़रूरी है, 60 फुट का आज रोड? के कानून से या तो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड होना चाहिए
या 200 फुट एंड अबव रोड होना चाहिए। 200 फुट अबव रोड होना चाहिए। तो ये तो वैसे ही अभी हुकूमत ने आपको ये तोहफा दे तो दिया था। नहीं देखें, बात ये कि हम थोड़े से लॉ के तालिब इल्म हैं, हम्म। वो जजमेंट क्लियर था कि नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा मेरे सुनने में आया। कुछ केसेस हुए हैं, बट हमने नहीं करवाए, चंद लोगों ने प्राइवेटली करवाए, हम समझते हैं वो गलत करवाए। अब तो चले हो गए ना, अब तो आपने कानूनी तौर पे से उस पे से बैन हटवा दिया। देखिए बहन तो मैं समझता हूँ इससे बदकिस्मती कराची की है, पूरा पाकिस्तान खुला है, कराची क्यों बंद था? आप बताइए ना। क्योंकि पूरा- बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इस शहर के अंदर अब घर नहीं खरीद सकते। जी, क्योंकि आप घर इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि डिमांड और सप्लाई का बहुत गैप है। देखें, अगर ये अब जैसे ये बैन खुला तो सप्लाई बढ़ेगी, कुछ प्राइस करेक्शन होगा, क्योंकि आप पहले हम 10 फ्लैट बनाते थे, ख़रीदने वाले 50 थे, अब कम से कम 30 फ्लैट बनाएंगे और ख़रीदने वाले 50 होंगे, तो आपको चॉइस भी मिलेगी, आपको प्राइस भी मिलेगा। पहले तो पिछले 7 साल से बैन था, पॉपुलेशन बढ़ रही है, शादियां हो रही हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, घर की रिक्वायरमेंट तो है, घर कोई लग्जरी तो नहीं है, घर ज़रूरत है ना एक सर। नेसेसिटी है। तो यहाँ तो ना हुकूमत कहीं खड़ी है, ना कहीं हमने देखा आबाद ने कितनी दफ़ा लिखा हो कि कहीं पूरी दुनिया में हाउस लोन जो है वो सारे बैंक्स देते हैं। यहाँ तो सैलरीड आदमी के लिए बोलते हैं आपके लिए तो कुछ है ही नहीं, 30% इस वक्त गाड़ी की डाउन पेमेंट ले जाओ, गाड़ी आप बैंक से नहीं ले सकते, घर आपको हुकूमत कह रही है 1 करोड़ रुपये फाइनेंस करेंगे, यहाँ फ्लैट की कीमत 3.5 से 4 करोड़ रुपये पे पहुँच चुकी है। तो फिर जाए किधर हसन नहीं, भाई? अयाज भाई देखिए, एक अच्छी चीज़ हुकूमत ने की है और हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो 1 करोड़ रुपए का लोन 5% पे दे रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं। आज अगर मैं बैंक से फाइनेंस लेता हूँ ना तो मुझे 13% पे मिलता है, आपको 8% सब्सिडाइज पर एनम किया जा रहा है, और वो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए है पाकिस्तान में। उसकी मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ है। अच्छा, अब चूँकि आप कहते हैं कि लिमिट की कैप हटाते क्यों नहीं है, इसी कैप में 5 लाख मकानों को जब ये लोन देंगे तो तकरीबन 10 साल में 3 ट्रिलियन की इनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट की एक अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें बिल्डर को भी तो वक्त पे सारे प्रोजेक्ट भी तो देने हैं। जी, आपके यहाँ तो सबसे बड़ा मसला है, आपका आबाद का बिल्डर आज तक अपने वक्त के ऊपर किसी को घर नहीं दे सका, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? जिसने लोन उठाया हुआ है ना वो घर का रहेगा ना वो घाट का रहेगा, और पैसे ही भरता रहेगा और घर उसको मिलने वाला नहीं। मैं इसमें आपकी बात अपनी जगह सही है कि कराची में या पाकिस्तान में जो डिलीवरी डेट्स हैं वो इतनी रिलीजियसली फॉलो नहीं हो पाती, बट उसके बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं। बट हाउएवर हैविंग सेड सो, तो ये लोन आप जब लें जब आपको घर तैयार मिले, आपका घर तैयार हो, लीज हो, उस दिन बैंक को बोलें वो लोन दे दें, फिर तो लीज होगा उस दिन ट्रांसफ़र हो जाए। देखिए बात यह है कि पूरे दुनिया में डेवलप कंट्री में, यूएस में, यूके में और यूरोप में 5% पे ही हाउसिंग पे लोन मिल रहा है, तो पाकिस्तान में यहाँ 5% पे मिल रहा है, इससे फ़ायदा उठाएं। तो फिर आप घर हमें दे कहाँ रहे हैं ना, बात तो सारी ये है। अच्छा, अब आपने वो जो आपकी वाली बात है कि यहाँ लैंड नहीं है, यहाँ डिमांड ज़्यादा अच्छा, है। अब देखिए हमारे साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, जो मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल है। लाहौर में लैंड की प्राइसेस इतने नहीं है क्योंकि उनके आउटस्कर्ट्स में लोग जाके रहते हैं। कराची के आउटस्कर्ट्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वहाँ से कराची के अंदर आने के लिए 2 घंटे का सफ़र लगता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि कराची के जो इलाके हैं उसी में रहें, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो उस वजह से, वरना आप देखें 1-1.5 घंटे का सफ़र, 1 घंटे का सफ़र अगर रास्ते सही हों, अगर ये अभी जो भुट्टो हाईवे या एक्सप्रेस बनाए, आप सुपर हाईवे क्लिफ्टन से मेरे ख्याल में 20-25-30 मिनट में पहुंच जाते हैं। अगर रिंग रोड बन जाए, अगर ऐसे 2-4 और एक्सप्रेस वेज बन जाएं, तो कराची की आबादी बाहर शिफ्ट होगी। कराची में MDA, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तहसील टाउन, पिछले 25-30 साल से पैसे लिए गए, लोगों ने लाख 1.5 लाख में ये प्लॉट लिए थे। और इन्होंने क्यों लिए थे? इन्होंने देखा था नाज़िमाबाद को, गुलशन इकबाल को, फेडरल बी एरिया को, नॉर्थ कराची को, नॉर्थ नाज़िमाबाद को, ताकि लोग वहाँ जाकर सर नस्ला टावर जो है एक सोसाइटी की गलती समझ लें या उनकी बदनीयती समझ लें या उनके पेपर वर्क ना होने की वजह से नस्ला टावर ने ये भुगता कि वो तोड़ दिया गया। आज भी सोसाइटी का कानून मौजूद है। जितनी आपने ज़मीनों के नाम लिए हैं वहाँ पे सोसाइटी के सेक्रेटरीज़ अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझे बैठे हैं, और उन्हीं की मिली भगत से वहाँ पे जिसकी ज़मीन है वो ज़मीन तो आप खाली छोड़ ही नहीं सकते।
घर तो चलो फिर बच जाता है, जिसकी चार दीवारी बनी हो, उस पे ऊपर कुछ बना हुआ, वो किसी को बिठा दें तो बच जाएगा। ज़मीन यहाँ बचती नहीं है। और सोसाइटी के लोग या सोसाइटी के सेक्रेटरीज इतना उन्होंने उधम लगाया हुआ है कि वहाँ पे कब्जे कराना, वहाँ पे जाली फाइल्स बनाना, फाइलें बनाना, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। ये सोसाइटी का कानून ख़त्म कराने में क्या किया बाद में? देखिए, अच्छी बात आपने की। मेरे अपनी ज़मीन कब्ज़ा हुई है और बात ही ख़त्म हो जाती है। 1950-60 में मेरे वालिद साहब ने ली थी। वो ज़मीन कब्ज़ा हुई है, 600 गज का प्लॉट है। इस मुल्क में जो काबिज़ हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो आपसे हमसे ज़्यादा मजबूत हो गए अनफॉर्चुनेटली। जब तक इस मुल्क में जुडिशल रिफ़ॉर्म नहीं आएंगे, और जुडिशल रिफ़ॉर्म से मेरी मुराद ये है कि 3 महीने में फ़ैसले नहीं होंगे, क्रिमिनल की हिम्मत और ताकत बढ़ती जा रही है। मैं हमेशा हर चैनल पे कहता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब जैसे ये अमेरिका और ईरान की डिप्लोमेसी से फारिग हों, तो अब उनको काम करना चाहिए हुकूमत से मिल के जुडिशल रिफ़ॉर्म के लिए। देखें, मुझे यहाँ पर मैंने एक फ़ारूक नसीम साहब थे, लॉ मिनिस्टर, उनको दावत दी। उन्होंने कहा लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का डिस्पोजल टाइम 40 साल है। कौन, मुझे बताइए, कौन शरीफ आदमी इतना टाइम बर्दाश्त कर सकता है? पूरी नस्ल गुजर जाती है। और क्रिमिनल लोग, फिर अब आदमी तंग आके वो जाकर बात करता है, फिर पैसे देता है, और ये एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया। पीपल आर थ्राइविंग एंड मेकिंग मनी ऑन इट। मैं समझता हूँ कि लैंड ग्रैबर आज सर, हम आपके यहाँ पे आगे लोग हमें इंटर गवर्नमेंट के लोग बोल के गए कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसको सब चीज़ों को, रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया जाएगा। तो फिर ये तमाम चीज़ों से जान कैसे छुटेगी? ये सोसाइटी ये अजीब व गरीब किस्म के पुराने ज़माने के कानून लिए बैठे हैं, उसमें जिसकी मोनोपली लगी है वो कमा रहा है, वो पैसे मांग रहा है। मुझे एक पेपर चाहिए, कुछ सही करवाना है, सोसाइटी में जाऊँ, फिर उसके पास जाऊँ, फिर इसके पास जाऊँ, फिर क्या कहलाते हैं वो रजिस्ट्रार के पास जाऊँ, मैं पत्नी दुनिया जान की फ़ाइल लिए घूमता रहता हूँ। तो ये कब ख़त्म होगा फिर ये सिलसिला? देखिए, पाकिस्तान का एक हिस्सा है पंजाब में मेरे बिल्डर डेवलपर काम कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार के सारे फंक्शन बिल्डर को दे दिए कि पोर्टल पे आप रजिस्ट्री खुद रजिस्टर करो। हमारे रीजन का मिडल ईस्ट का एक हिस्सा है दुबई कहता है 2030 में देयर विल बी नो गवर्नमेंट ऑफिस, योर मोबाइल फ़ोन विल बी योर गवर्नमेंट ऑफिस। हर चीज़ डिजिटलाइज कर दी है। सो दुनिया ने कैसे इस करप्शन को हराया, दुनिया ने कैसे ओवरकम किया इन प्रॉब्लम्स को? दुनिया ने डिजिटलाइज किया, दुनिया ने राइट मैन फॉर द राइट जॉब किया। देखिए, ये जब तक डिजिटलाइज चीज़ें नहीं होंगी तो ये करप्शन का बाज़ार गर्म रहेगा, एंड फ्यू पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इट। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिन? मैं समझता हूँ कि आपका सेक्टर अब चलना शुरू हो जाएगा? नहीं, पहले मैं आपको बताऊं कि इसके सिवा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। अगर पाकिस्तान को ये इकनॉमिक मोहताजी से निकलना है तो इनको अपने सिस्टम्स को, अपने लैंड रिकॉर्ड को, अपने प्रोसेसेस को डिजिटलाइज करना। ये तो होगी बात। अब मुझे बताएं, आपका सेक्टर चलने वाला है? हमारी सेक्टर पहले से बेहतर चल रहा है जब से दुबई में हालात ख़राब है, क्योंकि जो $60 मिलियन लोग कहते हैं महीने का रिश्वत में बनता था, वो अब दुबई नहीं जा रहा है, वो यहीं इन्वेस्ट हो रहा है। हावेवर, जब तक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं होंगी, मैं नहीं समझता कि ये सेक्टर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। और वो भी पॉलिसी स्टेक होल्डर्स को मिला के बनाएंगे तब। ठीक हो गया जनाब। आज का प्रोग्राम जो फोकस था वो नस्ला टावर को लेके था, और हसन मैंने ये बात बोल दी कि आबाद इंटरेस्टेड है कि जब इसका ऑक्शन होगा वो ज़मीन नस्ला टावर वाली वो ख़रीदेंगे इसको आईटी पार्क बनाने के लिए, आईटी टावर बनाने के लिए जो इनके हैं, लेकिन उनके जो रिहायशी हैं वो तमाम पैसा उन लोगों को ही दिया जाएगा जो उसके रिहायशी थे। जो तरीक़ाकार है उसी तरीक़ाकार पे उसको रखा जाएगा। देखते हैं आगे अब ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा वो भी आपको वक्त के साथ साथ दिखाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।